और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो दिन दहाड़े गाली पड़नी चाहिए। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडरला देवी है। जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं सिलेंडर लेकर अब सड़क पर क्यों नहीं बैठ रही, क्योंकि बैठती हूँ तो दर्द होता है, बैठती हूँ तो दर्द उठता है, और दर्द उठता है तो बैठ जाती हूँ। मेरा नाम क्या है? इमरती ईरानी। इमरती ईरानी। अरे ईरान से गैस कैसे नहीं आएगी? मैं बोलूं ये किसकी गैस है? ये ईरानी की गैस है। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो दिन दहाड़े गाली पड़नी चाहिए जिस प्रकार की इनकी हरकतें हैं। कैलाशी और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? देख रहे हो इनकी भाषा। अब इनको लौट के गाली ना दी जाए तो क्या दिया जाए? रैली के बाद टाइम मिला तो मोदी जी रोड शो में चले जाएंगे। क्यों कर रहे हो रोड शो? कौन हो तुम? रोड शो करने के लिए तुम्हें चुना है? टाइम मिला फिर विदेश चले जाओगे। अरे विदेश मंत्री बनाया है ना इसके लिए हमने। आप वो काम संभालो जो आपको दिया गया है, वो काम छोड़ के बाकी सभी काम करने में लगे हो। जहां राजनीति करनी चाहिए ना, वहां राजनीति नहीं कर रहे हो। अभी खाड़ी देश में युद्ध हो रहा है, जाके वहां टांग फंसाओ, वहां जाकर बैठो, निर्णय करो, मुखिया बनो। ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। एक कॉल में फोन से लड़ाई रुकवा दो। ये सब जो बोला जा रहा है करके दिखाओ। क्या राजनीति ना करते हुए मंगलसूत्र, मुजरा, गमछा, कच्छा, इन पे राजनीति कर रहे हो? क्या स्तर हो गया राजनीति का? जिस देश का राजनेता ऐसी राजनीति करेगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर हमारे ही हिंद महासागर में हमको फोड़ के चला जाएगा और हम संवेदना भी नहीं दे पाएंगे। वो स्थिति आ जाएगी और आ चुकी है। और गैस संकट के रूप में ये हमें देखने को मिल रहा है कि लाइन लगवा दी हो। ये व्यक्ति लाइन लगवाने में पहले से माहिर है। नोटबंदी की लाइन लगवा दी, खाद के लिए लाइन लगवा दी, गैस के लिए लाइन लगवा दी। तो कल को वो दिन दूर नहीं है कि पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए लाइन लग जाए। भगवान न करे वो दिन आए, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो समस्याएं तो होने वाली हैं। 3-4 दिन हुए होंगे और हमारे सीएस आए, इससे भी ज्यादा फाइलों का ढेर लेकर गए होंगे। सीएस बैठे, चीफ सेक्रेटरी। उन्हें राज्य की सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है। आप समय निकाल कर इसको पढ़िए। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था फाइल की। 3 बार 4 बार मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया, वहीं रही। मेरे मन से आवाज उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता। आई कांट डू दैट। मैंने कहा भाई ऐसे तो मैं कोई रिपोर्ट नहीं करूंगा। पहले आप लोग मुझे इसका समझाइए, कि ये मसाला है क्या, मुझे कहाँ से शुरू करना, क्या करना। मैं ऐसे ही एक कागज देखता जाऊंगा तो मैं बस का रोग नहीं। और फाइल नाम की चीज पढ़ना, ये तो मेरी बोरिंग भी प्रकृति में ही नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। सीरियस है। मैंने कहा फाइल में मुख्य बातें क्या है जरा मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा मेरे लिए इतना काफी है, आप इसको ले लीजिए। उसके बाद मुझे कभी भी इन विषयों का ब्रीफिंग नहीं देना पड़ा है। आज 13 साल हो गए। क्यों? मेरा इतना ग्रास्पिंग था उस विषय को, मैं बारीकी से पकड़ लिया उनके डिस्क्रिप्शन से। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक, मैं जो कागज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे और मैं ऐसे रख देता। अब इस छोटी सी कहानी का अंत आता है और इसे मैं आपके यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे आत्मीय मित्र मोहन भाई को समर्पित करता हूँ। जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक दिन राजा ने कहा नीचे झांक करके, वराहराज अब कैसा माहौल है? सुअर ने कहा महाराज आपकी जय हो, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए। कहा ये आपकी कृपा से संभव हुआ है। बस ये जानना चाहता हूँ मेरे मंत्री ने मुझे कहीं सही सूचना क्यों नहीं दी थी? वराह ने कहा मंत्री तुमसे डरता था कि सच सुनकर कहीं तुम उसे उसकी वर्तमान स्थिति से नीचे तो नहीं कर दोगे। ज्योतिषी ने क्यों नहीं दी थी? राज ज्योतिषी तुमसे डरता था राजन कि वर्तमान स्थिति से नीचे क्यों नहीं कर दोगे। गुप्तचरों ने क्यों नहीं की थी? आईबी का चीफ तुमसे डरता था राजन कि सच सुनकर तुम उसकी नौकरी तो नहीं छीन लोगे। तो राजा ने पूछा फिर आपने सही सूचना क्यों दी थी? सुअर ने कहा जहां मैं पड़ा हूं यहां से नीचे तो कहां ले जा सकता है मुझे।
यही मैं समझाना चाह रहा था कि 2-4 सुअर पाल के रखो। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुदेव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वजों पुरखे थे। Israel is their fatherland and India their motherland. यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुदेव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वजों पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत, महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे। हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? और जो है वो सबीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता है तो बहुत बड़ा आईटी का है अमेरिका को, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है? वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और वो विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ भी। वो भाषण आपने सुना? वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडरेला देवी है। जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं सिलेंडर लेकर अब सड़क पर क्यों नहीं बैठ रही, क्योंकि बैठती हूँ तो दर्द होता है, बैठती हूँ तो दर्द उठता है, और दर्द उठता है तो बैठ जाती हूँ। मेरा नाम क्या है? इमरती ईरानी। इमरती ईरानी। अरे ईरान से गैस कैसे नहीं आएगी? मैं बोलूं ये किसकी गैस है? ये ईरानी की गैस है। अब पता नहीं रहे इस आदमी को क्या हो जाता है। आइए सुनते हैं इस बाबा की बात। महादेव को साक्षी अपनी माँ और अपने महादेव को साक्षी मान के आज सारी हिंदुत्व की लड़ाई योगी जी और मोदी जी को देता हूँ भाई। हम तो इस लड़ाई में ना कभी थे, ना कभी है और ना कभी हो सकते थे भाई। हमने तो इनके लिए जितनी लाठियां खाई, जितनी जेल देखी हमने भाई, ये हमारी बहुत बड़ा पाप था, बहुत बड़ा अपराध था। अब भैया हिंदुओं की लड़ाई योगी जी लड़े, मोदी जी लड़े और उनके सारे चमचे गण लड़े। उन्होंने जो अपने पास आसपास चमचे पाल रखे हैं ना भाई, छोटी छोटी बातों पे जितना ये अपमान करने लगे हैं ना, बड़ी मुश्किल से आज सलीम भाई को देखने जा पाए। जितना अपमान ये 25-25, 26-26 साल के लड़कों से हमारा करवाते हैं ना भैया, इनकी माताएं धन्य है, योगी जी की माँ और मोदी जी की माँ, जिन्होंने ऐसे शेर पैदा करे हैं। मैंने खुद, अब जितना मैं ईरान के बारे में पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं था। जबकि मैं जब बैंगलोर मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था 70s में, तब बहुत ईरानियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते थे। एक बहुत जबरदस्त 70s में ईरान और भारत के ऐसे रिश्ते, अब मुझे वो चीजें याद आती हैं ईरानियंस की। ईरान की फुटबॉल टीम एशिया में नंबर 2 है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया जापान के बाद। ईरान की लड़कियां स्पोर्ट्स में पिछली बार एशियन गेम्स में कबड्डी में उनकी महिलाओं ने, पुरुष ने, दोनों हमें हराया। आप सोच लो ईरान की। अब मुझे समझ में आ रहा ईरान है क्या। ईरान एक, हम उसको ना दूसरे नजरिए से देखते रहे। मुझे अभी हैरानी की मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि ईरान की लिटरेसी रेट शायद दुनिया की सबसे अच्छी लिटरेसी रेट है। उसकी मजलिस के अंदर मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी है। और साइंटिफिक टेम्पर जो ईरान में है वो शायद हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में किसी देश में है नहीं। तो ईरान को जो लोग सोच रहे थे मौलवियों का देश है, क्लर्जी का देश है, यहाँ तो बड़ी औरतों पे यातनाएं हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आईक्यू में ये वर्ल्ड के नंबर 4 पोजीशन पे आता है ईरान। तो ये मिसाइलें बना रहे हैं, ये ड्रोन बना रहे हैं। इस लड़ाई की उनके पास तैयारी थी कि जब ऐसा कहर बरपेगा तो लड़ेंगे। जून में नहीं किया इन्होंने, 2025 में अब किया। और अब जो है जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल और जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरीके से डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड को इन्होंने यूज किया है, जिस दिलेरी से और जिस शहादत के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, अब पता लग रहा है कौम क्या चीज होती है, देश क्या चीज होती है, सरजमी क्या चीज होती है। और खुदा ने 2 चीज दी है ईरान को। एक तो तेल और गैस भरपूर मात्रा में दिया और चलता ही रहेगा सालों साल। और दूसरी चीज दी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इतनी जबरदस्त है, ये एक फोर्ट्रेस है ईरान।
इसमें जो उतरने की कोशिश करेगा वो उसका मैसेकर होगा यहाँ, वो चाहे कोई स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स, ग्रीन बेरेट। और अमेरिका के ट्रुप्स में क्या एपिटाइट बची है लड़ने के लिए। अफगानिस्तान 20 साल हारने के बाद, इराक में मुंह की खाने के बाद, उससे पहले की तो कहानियां छोड़ी दो। आज के अमेरिकन ट्रुप्स में, मरीन्स में कितना फाइट करने का है। तीसरी चीज मैं बता दूं, हाईटेक आर्मीज ना, हाईटेक मिलिट्रीज मे नॉट सक्सीड अगेंस्ट लो टेक रेजिस्टेंस मूवमेंट। चाहे वो हमास के साथ क्या किया, 2 साल लड़ाई करी, 70-72 हजार लोग मार दिए, हमास इंटैक्ट है। हिजबुल्लाह, आप पूरा बेरूत को खंडर बना दो, लेकिन हिजबुल्लाह विल रिमेन इंटैक्ट। आप लीडरशिप मारोगे, वो पत्तों की तरह है पेड़ के, उतने नए लीडर उभर के आ जाएंगे। तो आज ईरान के लोगों ने ठान लिया है कि देखी जाएगी, अब की बार पीछे नहीं हटेंगे। एंड दिस इज रियली ऑसम कि दे आर गॉन एंड अटैक डिएगो गार्सिया। और उनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर मिसाइल्स। कमाल की बात यह। और किसके कहने पे, कौन इनको इंटेलिजेंस दे रहा है वो आपको पता ही है, जनरल बख्शी ने भी उसके बारे में बताया। इसका मतलब उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके रॉकेट लॉन्चर छिपे हुए हैं, दे आर मोबाइल, दे आर एजाइल, देयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इज इंटैक्ट। जो एक फौजी को एक चाहिए जूनियर लीडरशिप लेवल पे, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे अमेरिका की हार नजदीक लग रही है। चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने, लेकिन क्या अगर आज हम सामने खड़े होते हैं तो देश टूट जाएगा। हम खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? कि मुसलमान चाहता है देश बर्बाद ना हो जाए। इस देश को बचाने का अगर आज प्रक्रिया कर रहा है तो मुसलमान कर रहा है, वरना दूसरा मुखालिफ जो तबका है वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि इसका कभी भी झगड़ा हो जाए। दुनिया में कहीं भी चले जाना, जाकर के देखना, हर आदमी एक दूसरे को, मुसलमान को लड़ने को तैयार है। एक मुसलमान ऐसी वो चीज है जिसको सब्र का घूंट पिए बैठा है, वरना कौन जानना चाह रहा है कि इंसान हमारे मजहब को गली बन के जा रहे हैं। चूड़ी नहीं पहन रखी हमने, लेकिन क्या अगर आज हम सामने खड़े होते हैं तो देश टूट जाएगा। बाहर की मुल्कें ताकत लगा रही है देश को तोड़ने के चक्कर में कि देश टूट जाए। मीडिया में गलत खबर चलती क्या है, कहा जाता है कि 1965 की लड़ाई में ईरान पाकिस्तान का साथ दिया था। ये आधा सच है, पूरी बात समझिएगा। 1965 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था। वो तो कारगिल की लड़ाई में भी साथ दिया था, अभी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया पाकिस्तान को। पीर अब्दुल हमीद, भारत के जाबाज सिपाही, अमेरिका के पैटर्न टैंक को मार गिराए, पाकिस्तान की ध्वज पूरी बेइज्जती हो गई। तब अमेरिका ने, ईरान में अमेरिका के समर्थन की सरकार थी। उस समय ईरान में राजतंत्र था और रजा पहलवी की सरकार थी, और वो अमेरिका के चमचे थे। ये ईरान जो है उस समय 1965 में अमेरिका का चमचा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने ईरान से कहा कि तुम पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दो। तब ईरान ने 12 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिया। लेकिन खमैनी, आयतुल्लाह खमैनी, अभी वाले अली खमैनी नहीं, आयतुल्लाह खमैनी ने इसकी सरकार को गिरा दिया और इसे अमेरिका भागना पड़ा था। और तब जाके ईरान में आए खमैनी और इन्होंने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। तो ईरान जो भारत के खिलाफ आया था, वो अमेरिका के जो कठपुतली सरकार थी वो भारत के खिलाफ थी। खामेनी की सरकार भारत के खिलाफ नहीं गई। और जब मुस्लिम देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ वोट दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पहलवी रहता ईरान में तो यह भी कहता कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भाग है, भारत का नहीं। लेकिन वहां आयतुल्लाह खमैनी की सरकार आ गई और आयतुल्लाह खमैनी की सरकार ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पूरे 57 मुस्लिम देशों को रोक दिया। तो ईरान जो है वो ये सरकार भारत के खिलाफ है, जिसको अमेरिका दोबारा लाना चाहता है, पहलवी की सरकार, लेकिन खामेनी की सरकार भारत के साथ है। तो अभी के टाइम पे अगर केवल इतिहास में ये देखा जाएगा कि ईरान हमारे खिलाफ था, तो याद रखिएगा अगर अमेरिका जीतता है और ईरान में रिजीम चेंज होती है और खामेनी की सरकार खत्म होती है और दोबारा रजा पहलवी की सरकार आती है, तो फिर से अमेरिका ईरान को हमारे खिलाफ वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। तो सरकार चेंज होती है, अमेरिका यही चाहता है। आज भी अमेरिका भारत के खिलाफ रहता है, लेकिन ईरान है कि रिजीम चेंज करने का नाम ही नहीं लेता है। कहता है कि अगर एक खामेनी शहीद हुए तो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। इन्होंने इतने डिविजन में बांट रखा है कि जो जहां मन कर रहा वहां मार रहा है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।